हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा मेरे पीछे, जीएसटी। जी हाँ, अकाउंटिंग में जीएसटी का क्या रोल है और अकाउंटिंग कैसे करेंगे मान लीजिए जीएसटी की, जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे जीएसटी के साथ, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वन शॉट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली बिफोर जीएसटी यानी कि 2017 के पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टैक्स होते थे, लगभग हम कह सकते हैं 15-20 टैक्सेस होते थे, छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे अलग अलग लेवल पर जो चार्ज किए जाते थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इन सारे जीएसटी के कंप्लाइंसेस में, बिजनेस करने में भी बड़ी दिक्कत आती थी। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराओ, किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराओ। तो जीएसटी के अलग अलग इतने सारे रजिस्ट्रेशन अलग अलग एक्ट में अलग अलग गवर्नमेंट के पास, तो बिजनेस करना इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट होता था। और बाहर के जो लोग थे वो कहते थे अरे इंडिया तो एक ऐसा देश है वहाँ पे वो फॉर्मेलिटीज ही होती रहती है, बस रजिस्ट्रेशन ही कराते रहो। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और जीएसटी लेकर आए 2017 में। जब जीएसटी आया तो नो डाउट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि किस तरीके से इन सारे टैक्सेस को खत्म करें और एक टैक्स लेकर आए, लेकिन ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की जो थीम थी हमारी वो सक्सेसफुल हुई। 2017 में पहली बार जीएसटी इंडिया में लाया गया। अब जीएसटी जब इंडिया में आया तो सारे इंडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया। अब इंडायरेक्ट टैक्स को खत्म करने के बाद सारे इंडायरेक्ट टैक्स को एक ही टैक्स बनाया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। अब जीएसटी को हम देखेंगे कि जीएसटी लगता कैसे है, अकाउंटिंग में एंट्री कैसी होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेविड। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसका बर्डन डायरेक्ट टैक्स पेयर की पॉकेट पर आता है, यानी आपका टैक्स आप ही दोगे। इनडायरेक्ट टैक्स जो पे कोई और करता है, सबमिट कोई और करता है, गवर्नमेंट को कोई और देता है। जैसे आप जब भी कोई चीज खरीद कर आते हो तो आप उस पर टैक्स शॉपकीपर को दे आते हो, शॉपकीपर उसको गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। या आप कह सकते हो कि वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता है, आपको डायरेक्टली उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बट आपका जो अगर टैक्स है इनकम टैक्स, तो उसको आप उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, वो आपको ही पे करना पड़ेगा, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो आपकी अपनी पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को आप पे करते हो या आप खुद पे करते हो। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेविड चार्ज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ईच टाइम्स द सप्लाई सेल। जब भी सेल और परचेज होगी तब तब जीएसटी की बात आएगी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो और बोथ बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, हाउएवर जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन पेट्रोलियम। हाँ, इनकी बात भी कर लेते हैं। भाई ये पेट्रोलियम पे नहीं लगता, ठीक है, आपने सुना होगा हर स्टेट में पेट्रोल के रेट अलग अलग है, ठीक है। हर स्टेट में सबसे सस्ता जैसे हम कहते हैं यूपी वगैरह में है, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, इन पर भी ये स्टेट का मामला है, ठीक है। ह्यूमन कंजम्पशन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी वगैरह आपने सुना होगा, वो लगता है, ठीक है। तो इन तीन चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर जीएसटी लगता है, ठीक है। यानी कि अगर आप अल्कोहल, पेट्रोलियम और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो वहां पे जीएसटी को इंपोज नहीं किया जाता इन तीन चीजों पर। बाकी हर चीज पर गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स पर और सर्विसेज पर जीएसटी इंपोज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था जीएसटी इंपोज करने का? तो सबसे पहला है डेवलपिंग कॉमन नेशन मार्केट। भाई पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो कुछ चीजें, जैसे अभी भी अगर मैं तुमसे बात करूं छोटी थोड़ी सी एक देर के लिए हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ एमपी और यूपी, इनकी बॉर्डर पर एक हमारे यहाँ एमपी में एक शहर है रीवा, वैसे तो हर जगह बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ से यूपी ज्यादा दूर नहीं है, तो अब यूपी में पेट्रोल का जो रेट है हम मान के चलते हैं लगभग 10 रुपए सस्ता है, 95-96 है, और एमपी में 106 रुपए है। तो लोग क्या करते हैं, आज भी जो बॉर्डर पर रहते हैं वो यूपी में जाके अपना फ्यूल लेकर चले आते हैं। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, यूपी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है एमपी में, बट फायदा पहुंच रहा है यूपी गवर्नमेंट को, टैक्स मिल रहा है यूपी गवर्नमेंट को। ऐसा ही पहले होता था कि अगर किसी स्टेट में कोई चीज सस्ती थी तो लोग वहां से जाकर शॉपिंग करके आते थे। अब जबकि भाई देखा जाए तो यार उस स्टेट को बेनिफिट मिलना चाहिए जिस स्टेट में वो चीज कंज्यूम हो रही है। तो हमको एक कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप करना था बाय हैविंग अ वन इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए हम जीएसटी लेकर आए। दूसरा, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता था कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से, उसका जो क्रेडिट पास ऑन होता है, क्रेडिट पास ऑन जो हम इनपुट और आउटपुट जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो नहीं मिल पाता था एक टैक्स पेयर को। सपोज गुड्स अगर पंजाब से एमपी आ रहा है तो पंजाब से अगर सपोज पंजाब के मैन्युफैक्चरर ने अगर यूपी के होलसेलर को गुड्स बेचा तो वो वहां यूपी में टैक्स लगा देगा, फिर टैक्स लगने के बाद जब वो एमपी में आएगा तो फिर वो टैक्स लगा देता था। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, तो वो खत्म हो गया। दूसरी चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी जो रैंक थी उसमें काफी बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो बिजनेस करने की जो रैंकिंग होती है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग दी जाती है, उस रैंकिंग में हमारा इंडिया बहुत पीछे था, तो जीएसटी के बाद थोड़ा सुधार हुआ। सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्रहेंसिव कंप्लाइंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले इतने ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई टैक्स ही देते रहो, ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, जहां जहां जाओ वहां रजिस्ट्रेशन कराओ।
फिर है अट्रैक्टिंग द फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर बिजनेस करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस हैं, बहुत ज्यादा टैक्स रजिस्ट्रेशन हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन की वजह से ये सारी चीजें बढ़ गई, कहीं ना कहीं एफडीआई आने लगा इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या होता है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की बात करें, इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। भाई सारे लगभग 17 टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया, तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है। स्टेट एज वेल एज सेंट्रल दोनों ही इससे काम चलाते हैं। इट कैन बी कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ये कलेक्ट कौन करेगा जीएसटी? जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। सपोज करो आपके गांव में या आपके कहीं आप छोटी मोटी जगह पे गए होंगे, वहां पर तो शॉपकीपर रजिस्टर्ड नहीं होता। सर वो कैसे जीएसटी देता होगा? बिल्कुल, वो होलसेलर से सामान खरीद के लाता है, तो होलसेलर उसके बिहाफ पर जीएसटी आगे गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो जो रजिस्टर्ड होगा वही करेगा, यानी आप रजिस्टर्ड नहीं होते इसलिए आप जीएसटी पे नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज खरीदते हो, आप टैक्स तो पे करते हो, उसमें टैक्स जुड़ा होता है। आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, इसमें जीएसटी जुड़ा है, आपने इसका पेमेंट भी किया, बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड, दैट्स वाई आपके बिहाफ पर वो बंदा करेगा। ठीक है। दूसरा, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जब तक कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। सपोज करिए अब एक मैन्युफैक्चरर ने एक चीज होलसेलर को 1000 रुपए में दी, 1000 रुपए प्लस जीएसटी में दी। आगे इस होलसेलर ने इसी चीज को किसी रिटेलर को बेचा 1200 प्लस जीएसटी में। तो जो यहां पर अगर मैं बात करूं, जो 200 रुपए का वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, होलसेलर उसी पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। यानी जब जब वैल्यू एडिशन होगा, रिटेलर इस चीज को कंज्यूमर को अगर देता है, सपोज करिए 1500 प्लस जीएसटी में, तो यहां पर कितने का वैल्यू एडिशन हो रहा है? 300 का वैल्यू एडिशन हो रहा है। यानी जीएसटी वैल्यू एडिशन पे दिया जाएगा, ना कि टोटल प्राइस पर। ठीक है। अगर इस बंदे ने 1000 का इसको दिया और यही आगे 1000 का दे देगा ना, तो इसको एक्स्ट्रा जीएसटी कुछ भी अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम डिस्कस करेंगे। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये है, पहले जो स्टेट बेचता था उसको बेनिफिट मिलता था जीएसटी के पहले, बट अब जो स्टेट खरीदता है, जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, जिस स्टेट में डिलीवरी हो रही है फाइनल, उस स्टेट को इसका बेनिफिट मिलेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां पर डेस्टिनेशन होगी, अगर एक गुड्स एमपी से जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है ना, तो उसका बेनिफिट कौन से स्टेट को मिलना चाहिए? उसका बेनिफिट मिलना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि वहां कंज्यूम हो रहा है, तो उसी को मिलेगा जीएसटी में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा, इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड इज एन एसेट। एसेट कैसे होता है? अब ये हमारे लिए पहले, जैसे मैंने कहा कि जीएसटी के पहले अगर पंजाब ने गुड्स यूपी को, यूपी ने गुड्स एमपी को बेचा, तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब अगर आपने गुड्स खरीदा और पंजाब से गुड्स खरीदा, एमपी आ रहा है, तो वहां पे जो टैक्स देकर आए हो ना, उस टैक्स का बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा, वो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में से कम हो जाएगा। तो जो भी जीएसटी आप पे करते हो वो एक आपकी एसेट होती है, और एसेट्स जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। हु हैज रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता कि जीएसटी में रजिस्टर्ड कौन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा भी बिजनेस है लेकिन हम तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उस लिमिट में नहीं आते हो, या आप आते हो लेकिन कराया नहीं है। नहीं कराया तो जरूर करा लेना, और अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसमें, डोंट वरी। ठीक है, आई मस्ट सी में, सो मैं आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में। वैसे इट्स वेरी सिंपल। आप जीएसटी में अगर आप जीएसटी की लिमिट में आते हैं रजिस्ट्रेशन कराने की, तो आपको जरूर कराना चाहिए। हु इज टू बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी? सबसे पहले अगर आप गुड्स देते हो, भाई कोई भी सामान देते हो, गुड्स में डील करते हो, ठीक है, तो आपकी दो चीजें हो सकती हैं। आप कहां पे बिजनेस करते हो ये देखा जाएगा। अगर आप नॉर्मल किसी भी स्टेट में, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में अगर बिजनेस करते हो, तो आपका टर्नओवर अगर 40 लाख क्रॉस करता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप गुड्स में बिजनेस करते हो लेकिन कोई भी हिल एरिया या नॉर्थ ईस्ट जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, अगर उन स्टेट में अगर आप हिली एरियाज में बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी जो लिमिट यहां पर गलती से नोट कर दी गई है, ये हो जाएगी 20 लाख। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 20 लाख, जस्ट हाफ लिमिट हो जाएगी अगर आप हिली एरिया में अगर बिजनेस कर रहे हो। दूसरा, टर्नओवर, अगर मैं बात करूं सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज में, ठीक है भाई आप सर्विस देते हो, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये भी सर्विस है, आप कोई कंसल्टेंसी सर्विस देते हो, तो गुड्स के केस में 40 है, सर्विस के केस में जस्ट नॉर्मल स्टेट में 20 हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप गुड्स में डील करते हो तो 40 और सर्विस में डील करते हो तो 20, लेकिन अगर वही सर्विसेज आप किसी हिली एरियाज में दे रहे हो तो जस्ट लिमिट अगेन हाफ हो जाएगी। तो ये लिमिट है, गुड्स एंड सर्विसेज में अलग अलग लिमिट रहेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, जीएसटी इज ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। ठीक है, मेनली जीएसटी 3 टाइप का होता है। ठीक है, अगर आप गुड्स सेल करते हो विद इन स्टेट, ठीक है, जिसको विद इन स्टेट को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, मैं
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकता हूं MP टू MP, गुड्स अगर MP से MP ही बिक रहा है, जैसे गुड्स भोपाल के भोपाल में, इंदौर का इंदौर में, या भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, अगर इस तरीके से गुड्स बिकता है तो ये कहलाता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में जब भी आप कोई गुड्स बेचोगे या खरीदोगे तो आपको दो टाइप का जीएसटी लगता है, यानी कि जो रेट होता है वो दो लोगों में बढ़ता है, आधा सेंट्रल में और आधा स्टेट को। ठीक है, आधा मोदी खा जाएंगे, ठीक है, आधा मोदी जी को जाएगा और आधा मोहन को जाएगा, यानी कि मोहन यादव जी को। ठीक है, इसके बेनिफिट दो लोगों को मिलने वाले। अगर हम एमपी की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको सीजीएसटी कहा जाता है, और एसजीएसटी। सपोज जीएसटी का रेट 18% है जो कि कॉमन है, तो 9% सेंट्रल को चला जाएगा, 9% किसको चला जाएगा, किसको चला जाएगा, मोहन यादव जी को चला जाएगा। ये कहलाता है इंट्रा स्टेट सेल या विद इन स्टेट। ठीक है, इसको विद इन स्टेट भी कहते हैं। तो विद इन स्टेट में दो लोगों की बात आई है। लेकिन अगर गुड्स एमपी से यूपी जा रहा है तो इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल। कौन सी सेल होती है, सेल एंड परचेज, इंटर स्टेट सेल एंड परचेज। तो भैया आपको एक ही टैक्स देना है इन दोनों से मिलके, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब यह है, देखो मैंने कहा था कि जीएसटी का बेनिफिट उस स्टेट को मिलेगा जहां पर गुड्स डिलीवर हो रहा है। अब क्या होगा, जब गुड्स एमपी से यूपी जा रहा है तो गुड्स कंज्यूम कहां होगा, यूपी में होगा। अब यूपी में होगा लेकिन तुम तो एमपी के बंदे हो, एमपी से गुड्स भिजा रहे हो, इन दैट केस आप चार्ज करोगे आईजीएसटी। आईजीएसटी 18% होगा। लेकिन याद रखना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जीएसटी के दो बेनिफिट, इसमें से 9% तो अगेन मोदी जी को चला जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे कहा कि गुड्स कहां से कहां जा रहा है, एमपी टू यूपी, गुड्स एमपी से यूपी जा रहा है, तो 9% तो मोदी जी को चला जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% किसको मिलेगा, 9% किसको मिलना चाहिए, एमपी से गुड्स यूपी जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का ये होता है सर एमपी को मिलना चाहिए क्योंकि एमपी में चल रहा, नहीं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। गुड्स की डिलीवरिंग स्टेट कौन सा है, यूपी है, भैया यूपी यानी कि योगी जी को मिलेगा। योगी जी जिंदाबाद। ठीक है, यानी कि ये है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचते हो तो आपको 18% टैक्स देना है, यानी जो दोनों अलग अलग रेट होते हैं उनका प्लस। सर ये रेट कितने होते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉमन रेट है फिलहाल में तो वो 18% ही है। इसके अलावा भी और कुछ टैक्सेस होते थे, अब वो कम कर दिए गए, 12% है। ठीक है, इसके अलावा 5% है जो एसेंशियल कमोडिटीज है। ठीक है, 3% भी है। ठीक है, इसके अलावा और इससे पहले 28% भी है, अब कुछ लग्जरी टैक्स भी आ गया है, तो वगैरह वगैरह। ये सबसे ज्यादा कॉमन टैक्स जो है हमारा रेट है 18%। तो 18% पूरा पूरा जीएसटी लगेगा। अब हम इसमें एक और चीज समझ लेते हैं, ठीक है, कि जीएसटी जैसे मैंने बताया कि दो कैटेगरी में है। अब जब आप गुड्स बाय करते हो तो इसको कहा जाता है इनपुट, और जब आप सेल करते हो तो इस पे जो जीएसटी कलेक्ट करते हो उसको कहा जाता है आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट भी कितने टाइप का हो सकता है, आउटपुट भी तीन कैटेगरी में हो सकता है। आउटपुट, अगर आपने कुछ सेल किया तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। ऐसे ही इनपुट भी तीन तरीके का हो सकता है। इनपुट, अब जब आप गुड्स खरीदोगे तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, गुड्स खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। हम जब गुड्स खरीदेंगे तो उसको हम जैसे इनवर्ड्स भी बोलते हैं। ये हमारा जो इनपुट हमने जो जीएसटी पे करा है ये हमारा एसेट होता है, और एसेट्स यानी कि जब बढ़ते हैं एसेट्स को डेबिट किया जाता है। आउटपुट जीएसटी हमारी लाइबिलिटी होता है, ये सरकार को पे करना होता है। हमने जो कस्टमर से लिया है, ठीक है, जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे तो कस्टमर हमको जीएसटी पे करेगा, हम कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी। जब गुड्स सेल आउटपुट होता है, या हम कह सकते हैं कि सेल जो हमारी आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स पे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द कस्टमर, और ये हमारी लाइबिलिटी होगी क्योंकि हम गवर्नमेंट के लिए दे रहे हैं। लेकिन जीएसटी को नेट देते कैसे हैं, नेट जीएसटी कैसे दिया जाएगा, नेट जीएसटी पेबल की बात कर लें तो भैया जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट में से इनपुट माइनस करके दिया जाएगा, इसको जीएसटी सेट ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, सपोज आपने कस्टमर से जीएसटी टोटल 50,000 का कलेक्ट किया और आप 40,000 का जीएसटी ऑलरेडी पे करके आ चुके हो, इसको होलसेलर को, तो आप यहां पर 10,000 जीएसटी नेट पे करोगे, या नेट पेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट पेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये जीएसटी आप इस तरीके से आप सेट ऑफ करने के बाद पे करते हो, इसको सेट ऑफ भी बोलते हैं, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज अ इनपुट जीएसटी इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। अगर सपोज करो आपने जीएसटी पे करके आए हो, आपने गुड्स खरीदा तो जीएसटी पे करके आए, लेकिन आपने जो गुड्स खरीदा वो बेचा ही नहीं, आपने बस गुड्स को ऐसे ही जाने दिया, आपके पास से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैंपल, गुड्स विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ सैलरी,
तो भाई यहाँ पर जीएसटी, जैसे आपको एसेट्स बना था, आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। आप यहाँ पर इन सारे केसेस में जीएसटी का जो इनपुट जीएसटी है वो रिवर्स हो जाएगा अगर आप परचेज रिटर्न करते हो। ठीक है, तो जैसे हमने गुड्स खरीदा, तो हम यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो यहाँ पर ये इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये सब डेबिट हो जाएंगे क्योंकि एसेट्स है। एसेट्स जब बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट। लेकिन जब आप गुड्स को बेच नहीं रहे हो, गुड्स आपके यहाँ से चला जा रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा, कब कब, जैसे देखो परचेज रिटर्न, ये तो सेल होता ही नहीं है, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। अगर ड्रॉइंग बाय दी प्रोप्राइटर, अगर आपने ड्राइंग कर ली खुद ही, गुड्स लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय और स्टोलन, या गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल, रिटर्न ऑफ करना पड़ रहा है, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ, सैलरी या वेजेस में दे दिया, गुड्स गिवन एज डोनेशन या चैरिटी में, गुड्स गिवन एज सैंपल, इन दैट केस आपको परचेज के साथ साथ जब जब परचेज क्रेडिट होगा तब तब इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता होगा, जर्नल एंट्री चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अगर आपने जर्नल एंट्री चैप्टर नहीं पढ़ा तो आई बटन पर क्लिक करके आप जर्नल एंट्री चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। आप इनको तो जानते ही होंगे, ठीक है, सीएम धनराज सिंह दांगी। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब एक रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे से कोई सर्विसेज लेता है, ठीक है, एक रजिस्टर्ड बंदा जब किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से सर्विस लेता है, ये बंदा नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, ये बंदा क्या है, नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और ये सपोज करो टीसीएस है, ठीक है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी, जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर्म है बिल्कुल, ठीक है, या कंपनी है। अब भाई ये तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इनने इसको कोई सर्विसेज दी, ठीक है, यहां पर कोई कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई कॉस्टिंग कंसल्टेंसी दी। अब यहां पर जब बात आई कि सर आप हमको जीएसटी वाला बिल दीजिए, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हुई नहीं, मैं तो ज्यादा कमाता ही नहीं, मेरे को तो बस 4 पैसे चाहिए, ठीक है, वो मिल जाता है, मेरा काम चल जाता है, यानी कि मेरा जो टर्नओवर है 20 लाख से कम है, तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। इफ माई टर्नओवर इज 20 लाख और लेस, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एमपी में हूं, और अभी मैंने आपको बताया कि सर्विसेज में 20 लाख की लिमिट देखी जाती है। अब इन दैट केस मेरे बिहाफ पर ये कंपनी जो है जीएसटी देगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। रिवर्स चार्ज मींस दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इट्स पेड बाय द परचेजर इन द गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये मैं सेलर ऑफ सर्विस हूं, मैं कौन हूं, सेलर ऑफ सर्विस या प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, ठीक है, आई एम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। भाई मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है, तो मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट के अकाउंट में कौन जीएसटी पे करेगा, टीसीएस। इट इज क्लेम्ड बाय द परचेजर एज इनपुट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सब्जेक्ट टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। जैसे परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, अगर हमने कोई भी परचेज किया है गुड्स और सर्विस का फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर, अगर आपने किसी लॉयर को, पेमेंट टू द फीस ऑफ आउटसाइड इन इंडिया, अगर बाहर वाला बंदा है, ठीक है, हमने भाई किसी बाहर वाले बंदे से, मिस्टर जॉर्ज जो कि यूके में रहते हैं, मैंने उनसे सर्विसेज ली हैं, ठीक है, तो वो बंदा थोड़ी ना जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, वो तो यूके में रजिस्टर्ड होगा, वहां पे भी जीएसटी है कि नहीं भगवान जाने, उनका क्या बोलते हैं वो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस इन दैट केस उसके बिहाफ पर हम इंडिया वाले जो है टैक्स देंगे। पेमेंट ऑफ यूज ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट के केस में अक्सर सुना होगा, किसी ने चेतन भगत ने बुक लिख दी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इन दैट केस जिस बंदे ने उसके राइट्स खरीदे हैं वो जीएसटी उसके बिहाफ पे पे करेगा। तो सर ये हम क्यों भुगतेंगे, वैसे भी तुम ही भुगतते मेरे भाई। जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर आता है, जो सर्विस लेता है, जो गुड्स खरीदता है। यहां पर सर्विस कौन ले रहा है, टीसीएस। बस फर्क इतना सा है कि टीसीएस खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैं नहीं हूं, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं भी रजिस्टर्ड करके बिल तो इसी पे फाड़ता ना, बिल कौन देता, बिल का पेमेंट कौन करता, टीसीएस। बस इतना सा है कि मुझे अगर मेरी जो फीस है सपोज 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख प्लस जीएसटी, ये बिल बनाएंगे 5 लाख प्लस जीएसटी, या बिल तो मैं बनाऊंगा 5 लाख का, बट ये जीएसटी उस पर जो भी बनेगा अगर 18% होगा तो 90,000 गवर्नमेंट को मेरे बिहाफ पर ये दे देंगे। अगर मैं रजिस्टर्ड होता तब भी तो मैं कितने का बिल बनाता, 5 लाख प्लस जीएसटी का। तो सीधी सी बात है, इनको पेमेंट तो 590 की करनी है। अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो मैं गवर्नमेंट को वो 90,000 लेकर जाता, और अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो टीसीएस जाएगा। सर दोनों रजिस्टर्ड नहीं हुए तो जरूरत ही क्या है, ठीक है, जीएसटी देने की जरूरत ही नहीं है, दोनों अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। सर अगर इन दोनों रजिस्टर्ड नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, भाई दोनों की टर्नओवर कम है, बिल्कुल दोनों की टर्नओवर कम है 20 लाख से, या अगर ये गुड्स प्रोवाइड करती है, गुड्स सेल करती है तो 40 लाख से सर्विस टर्नओवर कम है, तो इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की, हम वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सो दैट क्लियरिटी आ जाए कि जर्नल एंट्री में करना क्या। ये टॉपिक हमारा मेनली बेस्ड है जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले परचेज गुड्स इन कैश फॉर ₹5,000 प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच।
ठीक है। और ये हम किसकी बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लाला, ठीक है, फॉर अप्रैल 2025। अब मैंने गुड्स परचेज किया, तो भाई मैंने क्या बताया, परचेज के साथ इनपुट जुड़ा होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिट। अगर मैंने गुड्स कैश में खरीदा, जैसे मैंने कहा था ये दोनों मेरे लिए एसेट का काम करते हैं, तो एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट, और टू कैश, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। कितना कैश गया, हमारे पास गुड्स हमने खरीदा है 5000 का, इन पे 9% का जीएसटी हमको इंपोज करना है, ठीक है, 5000 का जीएसटी इंपोज करना है, तो कितना 9% ऑफ 5000, तो ये हो जाएगा 450 एंड 450, टोटल हम लोग कितना कैश पे करेंगे, 5900, ठीक है, टोटल 5900 हम जीएसटी पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच। अब यहां पर हमारे पास कैश आएगा, हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के साथ आपको क्या वर्ड यूज करना है, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ये कस्टमर से आप कलेक्ट करोगे। भाई कस्टमर को 5000 का आपने गुड सेल किया और इस पे 450 8000 आए थे, यस, ठीक है, 8000 है, 8000 का 9% कितना होता है, 720, और ये भी 720। आपने कस्टमर के ऊपर बिल कितने का फाड़ना है, 8000 प्लस जीएसटी का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9140। ये कस्टमर से आपको कैश रिसीव हो जाएगा विद जीएसटी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम करम फॉर रुपीज 10,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। अब यहां पर बस कितना करना है, जहां कैश लिखा था वहां पर करम का नाम लिख देंगे, सप्लायर, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल तो फाड़ा ही नहीं इनपुट का, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और सप्लायर कौन है, करम, ठीक है। तो करम को हम जीएसटी इस बार कौन कलेक्ट करेगा, करम, और गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। हमने गुड्स कितने का खरीदा, 10,000, 10,000 का 9% 900, और ये 900, टोटल हम करम को कितना, करम हमको कितने का इनवॉइस देगा, बिल देगा 11,800 रुपए का, ठीक है। जब हम करम को ये पेमेंट कर देंगे तो ये 900 900 1800 वो गवर्नमेंट को पे करेगा। वो कैसे पे करेगा, सेट ऑफ करने के बाद। फिर है गुड सोल्ड टू परम, अगर हमने परम को सेल किया है तो परम हमारा डेटर होगा, तो परम का अकाउंट डेबिट करेंगे, परम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स यानी कि आउटपुट, कस्टमर से हमको, परम हमारा कस्टमर है, परम कस्टमर है हमारा, परम कस्टमर, महान कस्टमर, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। भाई कितना हमने परम को सेल किया है, 15,000 का गुड्स, और 15,000 का 9% कितना होता है, 1350, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 17,700 रुपए, परम हमारा डेटर बन जाएगा 17,700 से, यानी कि 15,000 का गुड्स और 1350 का सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी आपको पता ही होगा स्टेट को, ठीक है, जिस भी स्टेट में हो आप उस स्टेट गवर्नमेंट को दोगे। गुड्स रिटर्न बाय परम, अब देखो हमने परचेज रिटर्न कर दिया, ध्यान देना, जहां जहां हमने गुड्स, ये हमारे सेल्स रिटर्न होगा। अभी हमने परम से गुड्स खरीदा था, परम हमको गुड्स वापस कर गया, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न्स अगर डेबिट हुई तो सेल्स तो हमारा आउटपुट होता था, सेल्स के साथ क्या जोड़ा था, आउटपुट। आपको क्या करना है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू परम। हमारे परम ग्राहक ने गुड्स वापस कर दिया है, गुड्स कितने का वापस किया उसने, 5,000, तो 5,000 पे जीएसटी का जो हमने कलेक्शन दिखाया था, जीएसटी को हम रिवर्स कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 450, हमारा कस्टमर का अकाउंट 5,900 से कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमने जो सरकार को टैक्स देने का वादा किया था कि हम आपको इतना टैक्स देंगे जो परम से मिलेगा, बट परम इससे पहले सामान वापस कर गया, तो जीएसटी का बेनिफिट जो गवर्नमेंट को मिलने वाला था वो कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम कॉस्टिंग, अब हमने परम को गुड्स वापस कर दिया, ठीक है। अभी तक आपने यहां पे देखा, यहां पे सेल्स रिटर्न थी तो डेबिट, यहां पर परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट, और यहां पर करम इज द रिसीवर, तो करम को हम क्या करेंगे, करम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न। अगर परचेज के साथ इनपुट जुड़ा है तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने का गुड्स वापस किया आपने, गुड्स तो 4,000 का वापस किया है सर, बट 4,000 पे जीएसटी भी तो होगा, जो जीएसटी उसने दिया था तो कितना था, 360 एंड 360, 710, यानी कि 4710 हम करम को कर देंगे डेबिट। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से परचेज के साथ चिपका हुआ है जीएसटी, कैसे चिपका हुआ है, फेविकॉल से चिपका हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल परचेज जहां जहां आता है वहां इनपुट आता है, जहां जहां सेल्स आता है वहां आउटपुट आता है, बस आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। अब यहां पर हम कुछ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जब भी होगा, याद रखना अगर कैश डिस्काउंट जिस दिन सेल हो रही है अगर उसी दिन मिल रहा है तो आप उसको उसका बेनिफिट दोगे, यानी कैश डिस्काउंट हटाकर जीएसटी लगाओगे। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट बाद में हो रहा है तो वो फिर बात की कहानी है। फिलहाल में जीएसटी का जो प्रोविजन है हमारे सीबीएसई सिलेबस में, एनसीईआरटी में, उसको क्या ध्यान में रखा जाता है कि जिस दिन सेल हो रही है उस दिन अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट है तो भी माइनस करोगे, फिर जीएसटी लगाओगे। लेकिन अगर हाफ गुड्स कैश में और हाफ क्रेडिट में तो भैया जितना आज कैश डिस्काउंट दे रहे हो सिर्फ उसी को माइनस करना, सबको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। अब यहां पर आपने देखा होगा कि उसने अवेल किया है कैश डिस्काउंट 1 लाख रुपए पे। पहले तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए का माइनस करेंगे इसमें से टीडी। ठीक है, माइनस टीडी एट द रेट 10%, 1 लाख का 10% होता है 10,000। ठीक है, तो कितना बचा, 90,000 बचा। आगे क्या बोला कहानी में, ठीक है, पेड बाय चेक इमीडिएटली 2% कैश डिस्काउंट। अब 2% इसमें से सीडी भी माइनस कर दो, सीडी 2% कितना होगा 1800, 1800 माइनस कर दिया तो कितना बचा 78,200। अब हम क्या करेंगे, इस पर प्लस करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, अभी जगह का नाम नहीं दिया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। सो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। 78,200 इंटू 9% कितना हो जाएगा 7038। ठीक है, 7038 एंड 7038। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 92,276। ठीक है, तो चलिए इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। हमने गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप, मैंने गुड्स कितने का खरीदा था, गुड्स खरीदा था मैंने 1 लाख माइनस 10,000, मेरे पास गुड्स आया था 90 का, तो मैं परचेज में कितना लिखूंगा 90। ठीक है, इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव में मैं कितना लिख दूंगा 1800। डिस्काउंट कैसे, 19 का 2%, तो कितना हो जाएगा 1800। अब मैंने इनपुट जीएसटी अभी आपको कैलकुलेट करके बताया 70, आप चेक कर सकते हैं कितना कैलकुलेट किया 7038 7038 7038 7038। अब आप ऑटोमेटिकली, अब आप जब इसका टोटल करेंगे, इन तीनों का टोटल करके इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास कौन सा अमाउंट आ जाएगा 92,276। ठीक है, आपने 90,000 लिया प्लस 7038 प्लस 7038 माइनस 1800। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हो गया, ओके ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया था यहाँ पर हमने, थोड़ा क्या काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, 1800 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 88,200 बचेगा। ठीक है, 90,000 माइनस 1800, 88,200। अब 88,200 का 9% सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है तो ये हो जाएगा 7938 7938 और टोटल हो जाएगा 104076। ठीक है, तो अब हम एंट्री कर देते हैं। सेवन नाइन थ्री एट ओहो 7938। अब आपको इन तीनों को टोटल करना है, उसमें से 1800 माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7938 इंटू 2 प्लस 90,000 माइनस 1800 104076। आप यहां पे भी देख सकते हैं कितना फाइनल पेमेंट कर रहा होगा, आप देख सकते हैं यही तो पेमेंट हो रहा है। सामने वाला हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो सप्लायर है, उसको हमने कितना पेमेंट किया है 104076, यानी कैश डिस्काउंट ने हमारा पैसा जीएसटी का बचा लिया। कैश डिस्काउंट की वजह से कितना पैसा बचा है वो भी मैं बता देता हूं आपको। 1800 का 18% होता है 324 रुपए हमने बचा लिया कैश डिस्काउंट लेकर। अगर ये हम बाद में लेते तो फिर शायद ये बेनिफिट ना मिल पाता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज
आगे हम परचेज सेल पर भी देखेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ द 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच, पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली। अब यहाँ पर हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली पे किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेशन सेम चीज है। 1 लाख का हमारा गुड्स है, 1 लाख का 10% CGST जो हमें डिस्काउंट मिला है, तो हमारे पास 90,000 का हमको बेनिफिट मिलना था। अब जो ये हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा गाइस? आधा कितना होता है? 45,000 का हमने आधा ही पे किया है, तो 2% इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो कितना होगा? 900 रुपए। अब 900 रुपए को इसमें से माइनस करके यानी कि 89,100 इस पर हम लगाएंगे प्लस CGST एंड प्लस SGST। कितना होगा? 89,100 इंटू 9%, 89,100 इंटू 9%, 8019 टोटल हमको कितना पड़ेगा ये गुड्स? 89,100, तो 105,138। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब आपने गुड्स परचेज किया, अब आप एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश, और कैश के साथ साथ हमको डिस्काउंट रिसीव भी होगा, लेकिन डिस्काउंट रिसीव कितना होगा? सिर्फ जितना पेमेंट किया, टू जिस बंदे से हमने गुड्स खरीदा है, टू तरुण। अब जरा ध्यान से देखिएगा कौन सा अमाउंट कितना लिखना है। गुड्स हमने खरीदा था 90 का, मैंने अभी आपको डिस्काउंट रिसीव कैलकुलेट करके बता दिया 900 का। डिस्काउंट कितना? 900 का। GST का कैलकुलेशन कितना कितना किया है? GST का कैलकुलेशन किया है हमने 8019, 8019, ठीक है। 8019 का हमने पेमेंट किया है। अब हमको इसका जो पेमेंट करना है था, यानी कि सामने वाला जो बंदा है वो पेमेंट कितना कर रहा होगा, तो उसका कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। इस बंदे ने 90,000 के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। इसने 45 पर बेनिफिट ले लिया और 45 पे बेनिफिट नहीं मिला, तो जिसको कैश में पेमेंट किया वो 45 है, तो 45 में से 900 माइनस कर दो। 900 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 44,100। इसमें आप GST का कंपोनेंट जोड़ दो, 44,100 प्लस 18%, 44,100 प्लस 18%, तो ये हो जाएगा 18% कितना हो गया, पहले वो भी बता देता हूं मैं। 44,100 इंटू 18%, ये आ रहा है 7938। इनको आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 52,038। इतना बंदे ने कैश में पेमेंट किया होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट का बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये CD है आपका, ठीक है। तो अब कैश कितना पे किया होगा? 59,52,52,038। और अब क्रेडिट कितना माना जाएगा? अब आप क्रेडिट या तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए या यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर CGST SGST जोड़ दीजिए, कितना होगा? 45,000 का 18%, 8,100। ऑटोमेटिकली आपका यही अमाउंट आएगा 53,100। ये अभी आपका उधार बचा है, यानी इसके सामने कितना आने वाला ये अमाउंट? 53,100। अब आप वेरीफाई करके देखेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और इन तीनों को जोड़ेंगे, बराबर आएगा, ठीक है। 53,100 प्लस 900 प्लस 52,038, ये हो रहा है 1,06,038, यानी 1,06,038। और आप यहां पे भी जोड़ सकते हैं, 1,06,038 रुपीज आपका वेरीफाई हो गया। ये GST का एक मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है जनरल एंट्री में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा ही सेल में भी हो सकता है, आधा कैश आधा क्रेडिट या पूरा कैश। पूरा कैश होगा तो पूरा डिस्काउंट का बेनिफिट देंगे। तो ये आपने देखा कि ये किस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और GST का जो कैलकुलेशन होगा कैश एंड क्रेडिट, उसका हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा कि कितना कैश मिलेगा, ठीक है, और कितना क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, बंदे के नाम के सामने। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर IGST के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है। IGST में परचेज और सेल दोनों हो सकती हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़, अभी यहां पर आपने लाला की, देखो लाला की जगह डिसाइड कर दी है मैंने। लाला कहां का है? दिल्ली का है, और उसने गुड्स किससे खरीदा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़ ऑफ ₹50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस IGST। तो भाई यहां पर आपने गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदा है, अच्छी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इनपुट, ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? ये इंटर स्टेट सेल है, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, ठीक है। दिल्ली एक अलग स्टेट है और चंडीगढ़ यानी कि अलग स्टेट है। तो इनपुट CGST, ठीक है, इनपुट GST, सॉरी,
इनपुट IGST, एक सेकंड, इनपुट IGST टू, अब कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है? राजीव से खरीदा है बट कहीं पे भी कैश वर्ड यूज नहीं किया, तो हम क्या कर लेंगे, राजीव को क्रेडिट कर देंगे। कितने का गुड्स खरीदा है? 50,000 में से पहले आपको क्या करना है, 10% माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 45,000, प्लस इस पे हमको GST लगाना है, तो 45,000 प्लस GST, 45,000 का 18% आप कैलकुलेट करेंगे, 45,000 इंटू 18%, ये हो जाएगा 8,100, और यहाँ पर टोटल आप 53,100 राजीव के नाम पे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जब गुड्स एक स्टेट से, सर ये तो एक ही बंदे को मिलकर रह गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसके दो टुकड़े होंगे। अब चंडीगढ़ गवर्नमेंट को इसका 9% मोदी जी रख लेंगे, और 9% जो है वो चंडीगढ़ का जो भी स्टेट होगा, पंजाब हरियाणा, उसको मिल जाएगा बेनिफिट। ठीक है, दूसरा है सोल्ड गुड्स टू सुधीर, लुधियाना पंजाब, फॉर ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST, यहाँ पर भी डेली। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, हमने सुधीर को गुड सेल किया, सुधीर हमारा डेटर है, तो सुधीर टू सेल्स, सुधीर टू सेल्स, एंड सेल्स के साथ क्या लगा है, क्या साथ पड़ा है इसके भूत की तरह, आउटपुट। अब आउटपुट में क्या, IGST, क्योंकि इंटरस्टेट सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 60,000 का 10% हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, 54,000। कैसे, 60,000 में से 10% जब कम करोगे आप तो कितना बचेगा, ये 54 बचेगा। 54 का आपने सेल किया, 54,000 का 18% आपने GST दिया, जो कि होगा 9720, तो ये हो जाएगा 6320। क्या गड़बड़ कर दिया, 63720। ठीक है, 63720 आपकी टोटल सेल या सुधीर आपका डेटर, इतने से आप क्रिएट करोगे। अब एक लास्ट एंट्री बची हुई है जिसको मैंने कहा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं लाला ने सर्विस लिए, लाला रिसीव द लीगल सर्विसेज वर्थ ₹20,000 फ्रॉम द एडवोकेट ऑफ GST एट 18% पेबल अंडर RCM। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जो एडवोकेट है वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, उसने उससे सर्विसेज ली हैं, लीगल सर्विसेज ली हैं, तो यहां पर ये एंट्री क्या होगी, लीगल सर्विसेज हमारा खर्चा है। ठीक है, अब लीगल सर्विसेज डेबिट, GST जो है मेरी जिम्मेदारी है पे करने की, यानी कि जो एडवोकेट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, बट एडवोकेट रजिस्टर्ड नहीं होगा GST में, तो उसके बिहाफ पे लाला GST पे करेगा। तो लाला यहां पर एंट्री क्या करेगा, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST टू कैश। ठीक है, साथ ही साथ ये कैश सिर्फ और सिर्फ अब एडवोकेट को कितना पे करेगा, 20,000, बाकी प्लस GST। भैया ये GST वाला जो पोर्शन है ये तो गवर्नमेंट को जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, ये तो एक तो जाएगा सेंट्रल को, ठीक है, और एक जाएगा स्टेट को, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट। तो अब जरा ध्यान से सुनना, 20,000 की लीगल फीस, इसको मुझे किसको दे देना है, एडवोकेट को दे देना है, उठा के एडवोकेट को दे दो। अब जो मेरे पास जो GST है 20,000 का 18%, 18 का आधा आधा कर लो, 20,000 का 9%। ठीक है, GST बोला है, इसमें से दो पार्ट हो जाएंगे, 9% ईच, तो कितना हो जाएगा 1,800 रुपए और 1,800 रुपए। ये तो इसको दे मत देना, क्योंकि ये बंदा तो खा जाएगा, एडवोकेट है, रख लेगा, बोलेगा मुझे बोनस मिल गया। भाई बोनस नहीं, ये सरकार को देना है तुमको, तो यहां पर वर्ड यूज करोगे GST पेबल, CGST पेबल और SGST पेबल। ठीक है, ये 1,800 रुपए आपके पेएबल है, आपने अभी पे नहीं किया है, GST पे। अगर इसको पे करने की मैं एंट्री करा दूं आपको, तो यहां पर क्या हो जाएगी, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, जो CGST पेएबल और SGST पेएबल डेबिट जब आप पे करोगे टू बैंक। ठीक है, ये 1,800 रुपए और 1,800 रुपए, ये जो आपने GST RCM के अंडर में आपने GST पे कर दिया, GST पेड अंडर RCM। ठीक है, तो यहां पर GST के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री के क्लियर होते हैं। इतना ही है जर्नल एंट्री में, GST में। ये पूरा मेरा वन शॉट वीडियो जिसमें GST से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज को हमने कवर किया। लेजर में GST का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो हमारे सेकंड पार्ट में आएगा, या हम कह सकते हैं उसको हम लेजर के GST के हम हिस्से में रखेंगे कि लेजर में GST का ट्रीटमेंट क्या होता है। फिलहाल में इस वन शॉट वीडियो में जर्नल एंट्री रिलेटेड विद GST, जिसमें हमने कवर किया RCM, जिसमें हमने इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सेल देखा, परचेज देखा, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखा,
ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स को देखा, कब कब जीएसटी इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो सकता है, कब कब आउटपुट जीएसटी डेबिट हो सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया। मेनली इनपुट जीएसटी डेबिट होता है और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। इन दोनों में से जो माइनस करने के बाद आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल्स टू नेट पेबल निकलता है। तो वो सारे हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।